नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम लव जिहाद के जाल में। पहले भोपाल, फिर इंदौर और अब मध्य प्रदेश के बाकी शहरों में भी लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही सामने आ रही है दरिंदगी की कहानियां। कहां तक फैला है लव जिहाद का जाल, कैसे कैसे हो रही इसकी आड़ में दरिंदगी, कैसे लगे इस पर रोक, इसी पर आज हम बात करेंगे। आज इससे पहले लव जिहाद की आड़ में चल रहे खेल को समझाने दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। इंदौर के चर्चित लव जिहाद मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब तक 5 मामले दर्ज कर चुकी है। 5वां केस दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है। इस मामले में मोहसिन के अलावा उसके साथ फैजान और उसके भाई को भी आरोपी बनाया गया है। जिहादी मोहसिन हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाने के बाद उन पर कैसे कैसे अत्याचार करता था। लव जिहाद मामले की 5वीं पीड़िता की कहानी ये बताने के लिए पर्याप्त है। दरिंदगी की कहानी, पीड़िता की जुबानी। 2020 में परिचित महिला ने मुझे मोहसिन के पास काम करने भेजा। 9,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर मोहसिन ने मुझे नौकरी पर रख लिया। मैं मोहसिन की एकेडमी और फ्लैट में साफ सफाई का काम करने लगी। लॉकडाउन लगा और मोहसिन ने फ्लैट से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मोहसिन ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और मोबाइल छीन लिया। लॉकडाउन के दौरान मोहसिन फ्लैट में तंत्र क्रिया करने लगा। वो मुझ पर नींबू मिर्ची उतार कर उर्दू में कुछ बोलता रहता था। मोहसिन गलत तरीके से छूता था और अलग अलग ढंग से लेटने को बोलता था। बुरी आत्मा का साया बताकर मोहसिन मेरे साथ मारपीट भी करता था। घर जाने की जिद करने पर जिन्न भेजकर परिवार को खत्म करने की धमकी देता था। इसी दौरान उसने कई बार मुझे गर्म प्रेस से भी दागा। मैंने अपनी जगह मुस्लिम युवती को भी काम पर लगाने की बात की तो मना कर दिया। वह सिर्फ हिंदू युवतियों को ही नौकरी पर रखता था, उनका शोषण करता था। उसने कहा कि कम उम्र की लड़कियां लेकर आओ और कमीशन ले जाओ। उसने मेरे सामने ही खरगोश का वध किया और मुझसे पकवाया। मोहसिन 5 लाख रुपए में मुझे खरीदना चाहता था। वह मुझ पर इस्लाम कबूलने के लिए दबाव डाल रहा था। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि मोहसिन के पास से वो जाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए वो राजी नहीं था और फ्लैट के बाहर नहीं आने देता था। मोहसिन ने उसकी जैसी कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है, जबरदस्ती मांस भी खिलाया है। पीड़िता का कहना है कि मोहसिन को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मोहसिन की प्रताड़ना का जिक्र करते समय पुलिस के सामने वो फूट फूट कर रोने लगती है। हालांकि मोहसिन अब भी अपने को बेकसूर बताता है। ये बात दीगर है कि पिटाई के बाद उसके मुंह से सच्चाई बाहर आने लगती है। फटाफट स्टूडेंट है। 2000 मतलब मैं यहाँ से नीमच गया था, जब मैं क्या नाम किसी से भी बात नहीं कर रहा था, उससे संबंध नहीं थे। हाँ, ये सब फोटो वीडियो भैया मैं बता रहा हूँ, ये मेरे लिए पूरी साजिश की गई है। और क्या नाम से आप मस्ती कर रहे हैं भैया, मस्ती। आप छोटी सी बच्ची छोरी और उसका जी और ना तूने कभी खेला कॉम्पिटिशन? मैं बेकसूर हूँ। हाँ, मैंने पाप किया। MIG क्षेत्र की एक महिला भी मोहसिन के खिलाफ सामने आई है। मोहसिन उसका भी यौन शोषण कर चुका है। शूटिंग एकेडमी खुलवाने और राइफल खरीदने के नाम पर मोहसिन ने इस महिला से भी लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। इसके पहले पंजाब की एक अन्य महिला 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप मोहसिन पर लगा चुकी है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मोहसिन की कुकर्म की परतें भी खुलने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मोहसिन के जाल में इस तरह की सिर्फ भोली भाली लड़कियां ही नहीं फंसी थी। शूटिंग एकेडमी की आड़ में उसने कई हाई प्रोफाइल महिलाओं को भी अपने जाल में फंसा लिया था। ये एक बार उसके जाल में फंसी तो फिर बाहर नहीं निकल पाई, छटपटाती ही रह गई। दिखाते हैं आपको एक ऐसी ही पीड़िता की कहानी। इंदौर लव जिहाद के आरोप में फंसने वाली युवतियों में एक महिला वकील भी शामिल है। दूसरे को न्याय दिलाने वाली ये युवती उसके चंगुल में ऐसे फंसी कि फिर निकल ना पाई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी मोहसिन उसका यौन शोषण करता रहा। अन्नपूर्णा थाने में ये महिला वकील जब रिपोर्ट लिखाने पहुंची तो उसने पूरी आप बीती पुलिस को बताई। पीड़िता पेशे से वकील है और LLM की पढ़ाई कर रही है।
महिला वकील ने पुलिस को जो बताया वो हम आपको शब्दशः बता रहे हैं। पीड़िता की जुबानी दरिंदगी की कहानी। मैं सुदामा नगर की रहने वाली हूँ। फरवरी 2001 में शूटिंग सीखने के लिए मोहसिन खान की कोचिंग गई। मोहसिन कोचिंग क्लास के नीचे वाले फ्लैट में रहता था। जुलाई 2022 में एक दिन मोहसिन ने उसे कॉल कर फ्लैट में बुलाया। मोहसिन ने कहा कि एक प्रतियोगिता के लिए जरूरी बात करनी है। फ्लैट के भीतर मोहसिन ने मुझे गले लगा लिया। विरोध करने पर धमकाया, यहाँ कोई नहीं आने वाला है। इसके बाद जबरन मोहसिन ने मेरे साथ संबंध बनाए। जब मैं रोने लगी तो बदनाम कर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी। मोहसिन की इस धमकी के बाद मैं डर के चलते चुप रही। दिसंबर 2023 तक मोहसिन ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। मेरी शादी हो गई और अप्रैल 2024 में मैं इंदौर से बाहर चली गई। शादी के 2 माह बाद मोहसिन का कॉल आया। उसने पूछा कि मैं शूटिंग प्रैक्टिस करने रेंज पर क्यों नहीं आ रही। उसने धमकी दी, अगर नहीं आई तो मेरे पति को सब कुछ बता देगा। बाद में जब पति की नौकरी इंदौर में लगी तो मैं भी लौट आई। मोहसिन ने दोबारा दबाव बनाना शुरू किया। कई बार एकेडमी बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। अगस्त 2024 में मैं अपने ससुराल चली गई। अप्रैल 2025 में मामा की बेटी की शादी के चलते वापस इंदौर आना हुआ। मई 2025 में एक अनजान नंबर से कॉल आया जो मोहसिन का था। उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, फिर धमकी दी, अगर नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। मोहसिन ने फ्लैट पर बुलाकर रेप किया और धमकी दी, जब भी बुलाऊं आना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा। उसने जबरन नॉनवेज खिलाया और हाथ में बंधी कलावा भी उतरवा दी। मैंने साहस जुटाकर पिता को सब कुछ बताया, फिर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस महिला वकील के साथ पुलिस के पास पहुंची दूसरी पीड़िता आदिवासी समाज से है। उसका एक बेटा भी है। वह मोहसिन की एकेडमी में काम करने के लिए आई थी। शूटिंग एकेडमी 3री मंजिल पर है और मोहसिन का फ्लैट 2री मंजिल पर। महिला ने पुलिस को बताया कि मोहसिन उसे बार बार फ्लैट में ही बुलाकर अश्लील हरकतें करता था, जिनसे तंग आकर महिला ने जुलाई 2024 में नौकरी छोड़ दी। जब सैलरी मांगी तो मोहसिन ने जाति सूचक गालियां दी और धमकाया। जब महिला को पता चला कि मोहसिन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई है तो उसने भी अपने भाई को पूरी जानकारी दी और थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला वकील की शिकायत पर रेप, धमकी देने और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ और जातिगत टिप्पणी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में हिंदू युवतियों और महिलाओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के संगठित मामले सामने आने के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सुनियोजित तरीके से चल रहा है। न केवल राजधानी भोपाल, इंदौर बल्कि छोटे शहरों में भी एक ही पैटर्न पर आधारित रेप के मामले उजागर हो रहे हैं। सभी मामलों में आरोपी मुस्लिम हैं और पीड़िताएं हिंदू। पुलिस ने अब तक विभिन्न शहरों से 15 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ये सवाल उठना स्वाभाविक है। और इस विषय पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर जी जुड़ चुके हैं, साथ ही संजय डोंगरदीवे और विकास से सोलंकी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम विकास से सोलंकी से बात करेंगे। विकास, इंदौर हो या भोपाल, हर जगह से आरोपियों के नाम बाहर आ रहे हैं। अब तक 6 आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। ये लिस्ट कितना लंबा हो सकता है और ये जाल कहां तक फैला हो सकता है? मौजूदगी अगर देखा जाए तो लगातार लव जिहाद के जो मामले वो सामने आ रहे हैं। ताजा उदाहरण इंदौर का है, जहां पर अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक बड़ा बहुचर्चित लव जिहाद का मामला जो है सामने आया है। यहाँ पर शूटिंग की ट्रेनिंग देने वाला मोहसिन खान कई हिंदू युवतियों को अपना शोषण कर चुका था। यही कारण है कि 6 से ज्यादा एफआईआर अभी तक इंदौर के अन्नपूर्णा थाने में दर्ज की जा चुकी है। अगर बात की जाए तो पहले वाला ही पैटर्न है, हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, हिंदू लड़कियों के साथ जो संबंध बनाना, उनके फोटो वीडियो बनाना, उन्हें धमकी देकर बार बार ब्लैकमेल करना। इसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि जब एक हिंदू लड़की इनके जाल में फंसती है तो कहीं ना कहीं वो उसी लड़की से दूसरी लड़कियों की डिमांड करते हुए भी नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल चल रहा है लव जिहाद को लेकर, तो एक बड़ा खुलासा इंदौर सहित भोपाल में हुआ है। अगर मैं इंदौर की बात करूं तो आपने देखा होगा कि LLM करी हुई लड़की, वहां पर उसके काम करी हुई लड़की सहित नाबालिग सहित
कई जो लड़कियां हैं अब खुलकर यहाँ पर सामने आ रही है। और जो लव जिहादी मोहसिन खान है, जब उससे भी बात की तो वह अपना इकरार जो है करता हुआ नजर आया है। वह खुद कह रहा है कि 25 से 30 हिंदू युवतियों का जो है वह अभी तक कर चुका है। हालांकि इसका कहीं ना कहीं 20 से 25 युवतियों का वह उदाहरण दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं और भी कई ऐसी पीड़िताएं होंगी जो अभी खुलकर सामने नहीं आई है। अगर बात की जाए तो हिंदूवादी संगठनों द्वारा जो है एक नाबालिग युवती के साथ जो है अन्नपूर्णा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके बाद पहला मामला जो दर्ज किया गया था, उसके बाद पढ़ते जो है खुलती गई और कहीं ना कहीं मोहसिन के खिलाफ 6 जो है मामले यहाँ पर दर्ज किए गए, जिसमें 4 गैंग रेप सहित दुष्कर्म सहित 2 धोखाधड़ी के मामले भी यहाँ पर दर्ज है। कहीं ना कहीं लड़कियों को बहला फुसला कर या उनका शारीरिक शोषण जो है यह मोहसिन करता हुआ आया था। और सबसे बड़ा खुलासा की बात की जाए तो जब उन लड़कियों से उसका मन बहल जाता था तो उसके दोस्त, उसके भाई या उसके भांजे को वह उन लड़कियों को सौंप देता था कि आगे भी उन लड़कियों का शोषण उसके साथी जो है करते रहे। तो एक बड़ा खुलासा इंदौर के अंदर जो है सामने आया है और दर बढ़ते दर अब खुलते हुई नजर आ रही है। और भी कई पीड़िता जो है आने वाले समय के अंदर खुलकर सामने आएगी लव जिहाद को लेकर। जी ठीक है विकास। संजय टोंगरदीवे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संजय जी, भोपाल हो या इंदौर हो, आरोपी हमेशा मुस्लिम निकल रहा है, पीड़िता हिंदू युवती निकल रही है, पैटर्न एक ही है। क्या लगता है इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह है? बिल्कुल मुस्कान, अगर देखा जाए तो इसमें कहने में दो रहा नहीं है कि इनका जो एक मोटो बना रखा है या ये कह सकते हैं एक गैंग है, गैंग के रूप में है ये लोग काम करते हैं। चाहे मुस्लिम की बात की जाए तो मुस्लिम जितने भी हमने युवाओं को देखा है, इससे पहले भी अगर हमने उनकी बातें सुनी है या जो इससे पहले गैंग में तो नहीं, लेकिन अगर कहा जाए एक आध लड़की के साथ भी कहीं जिस प्रकार से इन लोगों ने लव जिहाद का मामला किया है तो उसमें भी यही निकल के आया है कि इन्होंने लड़कियों को कहीं गुमराह करके उनके साथ लव जिहाद का काम किया है, उनको धमकाया है, उनके वीडियो बनाए हैं, उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपने कब्जे में रखा है कि वो अन्य लड़कियों को लेके आए। यही नहीं, उसके बाद जब भोपाल का जो मामला खुला था उसमें जो 5 आरोपी थे उसमें से 4 आरोपी तो गिरफ्तार है, लेकिन 1 आरोपी अभी भी फरार है। अगर देखा जाए मुस्कान तो इस पूरे मामले में जिस प्रकार की हमने देखा SIT गठित हो गई, महिला आयोग आ गया, इसमें सारे लोग आ गए हैं, लेकिन अभी तक एक आरोपी नहीं पकड़ा सका। दूसरी चीज ये आती है मुस्कान की आखिर लव जिहाद का मामला मुस्लिमों पर ही क्यों आता है? क्या कारण है? इनको फंडिंग कहां से होती है? इनके अगर वर्किंग देखी जाए या इनका कहीं हम ये देख लिया जाए कि इनके पास आमदनी का साधन क्या है, तो इनके आमदनी के साधन भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद भी इनके पास जो चीजें निकलती है, चाहे आईफोन की बात कर ली जाए, चाहे कपड़ों की बात कर ली जाए या गाड़ियों की बात कर ली जाए, घड़ियों की बात कर ली जाए, यानी जो भी चीजें हैं वो महंगी महंगी जो होती है वो कहां से आती है? इसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं मुस्कान कि इनको जो फाइनेंस जो करते हैं, आखिर ये फाइनेंस आता कहां से है और जो फाइनेंसर है अभी तक पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? कई बार हमने देखा था महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पे ऑब्जेक्शन लिया था कि इनकी फंडिंग का जो सबसे बड़ा जरिया है उसको ढूंढा जाए। हमने इससे पहले देखा, जैसा अभी इंदौर में जैसे विकास ने बताया कि इंदौर में भी उसी पैटर्न पे लव जिहाद चला जैसे भोपाल में चला था कि जब एक का मन भर गया दूसरे को परोस दिया, दूसरे के पास भेज दिया, तीसरे के पास तीसरे के पास भेज दिया। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों को ही अपना टारगेट बना के इस प्रकार की हरकत करते थे। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो आरोपियों पे पूरी तरीके से शिकंजा तो कसा है, लेकिन इनके जो आका है उनके ऊपर शिकंजा नहीं कस पाया है, जाने क्यों। जी ठीक है। अब मैं अगला सवाल चंद्रशेखर तिवारी जी से लेना चाहूंगी। मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप पूरे मामले से रूबरू हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। जिहाद मतलब ये इनको लव जिहाद करना है, लैंड जिहाद करना है और आपका शिक्षा जिहाद करना है, जिम जिहाद करना है। सारे जिहाद में इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, इनका सुनिश्चित है। आप जिस प्रकार से संजय जी ने कहा कि बड़ी लग्जरी गाड़ियां, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, 3-3 लाख रुपए की 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं। हम जनरल लोग नहीं चला पा रहे जिनके माता पिता गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं। ये तो इनका काम है कि हम 5 और हमारे 25 पैदा करो। जब 25 पैदा करोगे तो पंचर जोड़ने वाला और मैकेनिक ही पैदा होगा।
और ये जब इनको क्राइम करने से भी कोई परहेज नहीं है, क्योंकि घर में खाने के लाले हैं तो रोटी तो वहां जेल में भी मिलेगी, इसलिए इन्हें क्राइम करने से भी कोई परहेज नहीं है। जो जिनका ये शिक्षा दी जा रही हो कि हमने सबाब का काम किया है हिंदू लड़की के साथ बलात्कार करके, आप सोच सकते हैं कि उनकी मनसा क्या हो सकती है। इनका हमारी हिंदू बहन बेटियों को, चाहे वो महिला हो चाहे हिंदू लड़की हो, उनको कहीं ना कहीं अपने प्रेम जाल में फंसाना। वैसे तो इन्हें शरीयत का कानून याद आता है, लेकिन जब इनको हिंदू लड़की को फंसाना होता है तो ये तिलक भी लगा लेते हैं, कलावा भी बांध लेते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, और जब इनका मकसद पूरा हो जाता है, लड़की जब इनके प्रेम जाल में फंस जाती है या उसके साथ ये अप्राकृतिक कृत्य बलात्कार कर लेते, उससे अनैतिक संबंध स्थापित कर लेते, उसके फोटो वीडियो बना लेते, तब उसको प्रताड़ित करके और मुस्लिम धर्म की ओर अगर प्रयास करते कि ये मुस्लिम धर्म अपना ले और ये जिहाद की घटना को अंजाम देते। अभी 3 दिन पहले की घटना है जो कि कमला नगर थाने का हुआ। हम लोग ने संस्कृति बचाओ मंच के लोगों ने जाकर उस पीड़िता के द्वारा FIR दर्ज कराई। 12 वर्ष से वो अपने पति से तलाक लेकर रह रही थी। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर धीरे धीरे जो है अमित नाम बताकर नदीम ने जो है प्रेम संबंध बनाए और उसके फोटो वीडियो बना लिया। उसके बाद प्रताड़ित करने लगा। उसके बेटे को बोला खतना कराओ, रोजे पढ़ो, रोजे रखो, नमाज पढ़ो, तुम भी बुर्का पहना करो, हिजाब बांधा करो। जब वो इसकी प्रताड़ना से तंग आ गई तो इसने हमसे संस्कृति बचाओ मंच से संपर्क किया और हमने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। आज वो फरार है। पुलिस भी कहीं कहीं जो है तत्परता से काम नहीं करती। वहां पर FIR तो तत्परता से हुई, लेकिन कल जब उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी आई तो पुलिस ने बताया, जबकि नियम है कि पीड़िता को सूचित किया जाए कि अग्रिम जमानत के लिए अपराधी ने जो है वो याचिका दायर करी है, लेकिन बताया नहीं गया। जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा शायद वहां बहस चल रही होगी। उसके बाद उसकी अग्रिम याचिका कल हमने खारिज कराई और उसकी हम चाह रहे हैं कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो उसने कितनी लड़कियों के उसके पास नंबर वो होंगे, वीडियो होंगे, फोटो होंगे, ये सब मोबाइल जब्त होना चाहिए। जब तक वो ये चीजें नहीं होंगी, और मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग कर रहा हूं कि जो धर्म स्वतंत्र अधिनियम कानून है, लव जिहाद का कानून है, उसको वापस कैबिनेट में लाकर इस पे कड़ा अपराध जो होता है उसकी जो सजा है वो कड़ी सजा होनी चाहिए। उस कड़ी सजा का प्रावधान करें, तब शायद ये लोग रुकने का नाम लेंगे, नहीं तो इनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आप देख रहे हैं इंदौर का मामला, भोपाल के TIT कॉलेज का मामला। इसी मामले पे और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे PPS परिहार इंदौर से BPS परिहार इंदौर से जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी है। सर, ये मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये मामले में इसमें कई बार हम लोगों ने भी जागरूकता अभियान भी चलाया, बच्चियों को या उनके अभिभावकों को भी साथ में रख के, मीटिंग्स रख के, और कई आयोजन चलाए हैं। मैं वहां पर जहां ये घटना हुई, इसके पहले मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रहा हूं, वो कुछ एरिया ऐसा है वहां हम लोगों ने कई बार मीटिंग्स ली है, जन जागरण अभियान चलाए हैं। और जैसा कि अभी तिवारी जी और भी हमारे लोग बोल रहे थे कि ये कई ऐसे लोग हैं जो उस पर फॉलो करते हैं बच्चियों को समझ के, और ये बच्चियां भी नहीं समझ पाती हैं और उस पर उनके जाल में फंस जाती हैं, और बाद में उसका जब तक पता चलता है तब तक उनके साथ गलत हो चुका होता है या 1-2 बच्चियां उसमें रहती है। अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, कार्रवाई अच्छी हो रही है, उसमें कई अपराध दर्ज किए जा गए हैं और ऐसी धाराएं भी गंभीर उसमें लगी हैं कि इनको बचना मुश्किल होगा। पुलिस अभी एविडेंस, जो हमारी चर्चा हुई थी काका अधिकारियों से, तो अभी जो एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, पुख्ता प्रमाण मिलने पर इनके खिलाफ और ठोस न्यायालय में जो पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये सही है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रोकने का भी प्रयास काफी कर रही है, पुलिस भी कर रही है उसमें से, लेकिन हम सबको भी जागरूक, अभिभावकों को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को सबको, पुलिस और सामान्य जन को भी मिलकर करना चाहिए, तब ऐसी घटनाएं रोकी जा सकेंगी। सर, अगर बात करें BPS सर, अगर बात करें भोली भाली गरीब घराने की लड़कियों की, तो वो तो हटाइए, महिला अधीक्षक ही इनके जाल में फंस गई। कितना, महिला अधिवक्ता ही इनके जाल में फंस गई, कितना मजबूत है ये जाल? हाँ, निश्चित रूप से सही है। लोग भ्रम में फंस जाते हैं और इनका देख के कुछ लोग इसी को जब फोकस करते हैं कि हमको यही करना है, तो उसके लिए पूरी सब फुर्सत में भी रहते हैं और अपना जो धंधे हैं, जो पोजीशन समझते हैं कि इस काम में हमको फायदा मिलेगा, अधिवक्ता को कहीं ना कहीं भ्रम हो गया, वो भी उसमें उलझ गई। अदरवाइज जो है वो ऐसे फंसते तो नहीं है,
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है और बचना चाहिए। हम लोग ऐसे जो सीनियर लेवल के लोग अधिवक्ता हैं या पुलिस अधिकारी और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता या बड़े लोग हैं, सबको बल्कि मिल के इस पे अपने को चर्चा करनी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। हम इसमें सहमत हैं। ठीक है विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात करें मोहसिन खान के ऊपर कार्रवाई की, तो आप क्या इसे प्रभावी कार्रवाई मानते हैं? उनके परिवार को लेकर, उनके घर को लेकर कार्रवाई करने की बात कही गई है, कितना प्रभावी आप इस कार्रवाई को देखते हैं? बात की जाए इंदौर में लव जिहाद, तो अगर मैं बात करूं 1 साल पहले भी तो बजरंग दल ने इसकी शुरुआत यहाँ पर की थी। कई युवकों को, मुस्लिम युवकों को जो है हिंदू युवतियों के साथ कैफे से, होटल से पकड़ा गया था। और अब जब अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में मोहसिन खान का जो लव जिहाद का मामला सामने आया, अभी तक मोहसिन के ऊपर 6 FIR पुलिस द्वारा जो है दर्ज कर दी गई है, जिसमें से 4 जो है दुष्कर्म सहित गैंगरेप की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। वहीं 2 धोखाधड़ी के मामले भी जो है मोहसिन के ऊपर जो दर्ज किए गए। वहीं मोहसिन के मोबाइल के अंदर कई हिंदू युवतियों की चैटिंग मिली है, उसको लेकर भी जो उसका मोबाइल है फॉरेंसिक जांच के लिए जो है पहुंचाया गया है। उसमें भी कई खुलासे फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार देखा जा रहा है उसके मोबाइल के अंदर जो है नकली नोट के जो संलग्न है, उनसे भी चैटिंग जो है यहाँ पर मिली है। हमारे साथी जो है बता रहे थे भोपाल के कि इन्हें फंडिंग कहाँ से होती है, तो तब हम देखते हैं कि लव जिहाद को लेकर मामले दर्ज हो जाते हैं, कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसके आगे की कड़ी को लेकर किसी तरह की जांच नहीं होती है। लेकिन इंदौर शहर में जो अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के अंदर मोहसिन खान का जो मामला आया है, इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस भी तत्परता दिखाती हुई नजर आ रही है। मोहसिन के जो मकान मालिक है या जो उसका सहयोगी थे, उनके ऊपर भी जो है FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। जो उसके 2 भाई और भांजों का नाम आया है, उनके खिलाफ भी जो है पुलिस द्वारा FIR दर्ज की जा रही है। एक आरोपी को जो है, अन्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो मकान मालिक है, उसके द्वारा जो शूटिंग रेंज चलाया जाता था, उसके तीसरे भवन निर्माण को लेकर नगर निगम द्वारा जानकारी जुटाई गई और वो अवैध पाए जाने पर नोटिस भी जो है वहां पर चस्पा कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फंडिंग कहां से होती है, इनके आका कौन है जो इन्हें इतनी बड़ी मात्रा में फंडिंग अवेलेबल कराते हैं कि वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के अंदर घूमकर जो हिंदू युवतियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनसे परिचय करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपने प्रलोभन में लेते हैं। वो लव जिहाद जैसे जो है काम यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि FIR दर्ज करना है, कार्रवाई से नहीं होगा। विकास, संजय जी के पास मैं आना चाहूंगी। अब संजय, आपसे सवाल ये है कि मामले आते हैं फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, सरकार से किस तरह की कार्रवाई की दरकार है, किस तरह के नियमों की मांग है? तो कई हमने मामले देखे हैं। अगर मैं पूर्व में चला जाता हूं तो एक मुस्लिम मैकेनिक ने एक नाबालिग लड़की का मर्डर किया था, लेकिन वो भी बच गई थे। ये भोपाल का ये काफी बड़ा कांड हुआ था। हम बात कर रहे हैं MP नगर थाने के अंतर्गत हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास की। उस मामले को देखिए तो आप, वो मामला भी दब गया। यानी पुलिस के पास सारी चीजें होने के बाद भी उसको सजा नहीं दिलवा पाई। सबसे बड़ी बात, चंद्रशेखर जी भी बैठे हुए हैं, चंद्रशेखर जी भी इस मामले को जानते हैं कि जब उसको अगर वहां से सजा नहीं मिल पाई तो उसके माता पिता क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे तो आगे कोर्ट में नहीं जा सके। लेकिन किसी ने मदद नहीं करी, पुलिस की वहां पे लापरवाही देखने को मिली। लाश क्योंकि पचमढ़ी में मिली थी, उसके बाद भी उसके ऊपर मर्डर केस नहीं लगा या उसको कोई सजा नहीं मिली, वो बरी हो गया। क्यों? क्या पुलिस ने इसको लेकर या पुलिस के अधिकारियों ने इतना बड़ा कांड होने के बाद कोई जानकारी ली? वही अगर बात की जाए जिस प्रकार से पुलिस का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लूपहोल नजर आता है कि पुलिस FIR तो कर लेती है, लेकिन अगर कानून के शिकंजे में जो फंसाने की बात आती है, कानून के शिकंजा जो उनके कसने की बात आती है, उसमें पुलिस कहीं ना कहीं उसमें भी ढिलाई बरतती है। वही अगर इनके ऊपर, तीसरी बात, अगर इनके ऊपर देखा जाए तो सबसे बड़ा फंडिंग का मामला आता है। इन्होंने खुद ही देखा, जैसे फरहान ने जब बताया था कि जब अगर हम किसी लड़की को या हम कहीं बैठते हैं तो हम लोग किसी होटल में बैठते हैं, किसी कोने में बैठ जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं हो लेकिन पैसा आता है, तो पैसा जब हमारे पास आता है तो हम सारी चीजें लेकर उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पुलिस का ये तो पूछना चाहिए कि कहां से आ रहा है। समय कम है, चंद्रशेखर जी से सवाल एक और ले लेते हैं। अभी तक पुलिस ने अबरार को गिरफ्तार नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं बड़ी बात है। ठीक है जी, ठीक है। चंद्रशेखर जी, संस्कृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी है आप पे, क्या कदम आप उठाने वाले हैं और किस तरह की कार्रवाई की मांग आप सरकार से करने देखते हैं? देखिए, संस्कृति बचाओ मंच तो मठ मंदिरों के माध्यम से, संजय जी को मालूम है, हम एक लव जिहाद की क्लास हर एकादशी पे हमारे यहाँ 1,500 से 2,000 लोग रहते हैं, जिसमें कि 700 से 800 माताएं बहनें रहती हैं और 1 घंटे का हमारा वक्तव्य रहता है
कि आप किसी भी प्रकार से इनके जाल में मत फंसिए। और उनके माता पिता को हम समझाते हैं कि कौन सी ऐसी सहेली है जिससे 12 बजे तक आपकी बेटी की बात नहीं हो, रात के 12 बजे के बाद चैटिंग कर रही है। ऐसा तो नहीं जो सरिता से वो बात कर रही वो कल शाहरुख निकले। आप ओला उबर जो भी बुक करते हैं उस पे भी आप देखिए, अगर मोहसिन नाम आता है तत्काल आप कैंसिल करिए या अपने भाइयों के फोन नंबर से आप बुक करिए, और अगर मुस्लिम नाम आता है तो मत क्योंकि जब ये हमारा धर्म पूछ के हमें गोली मार सकते हैं, हमारा नाम पूछकर हमें गोली मार सकते हैं, तो अब तो व्यवहार और व्यापार भी इनको देख के ही करने की जरूरत पड़ गई है। और ये समय भी आ गया है। हम संस्कृति बचाओ मंच जगह जगह जो है ग्राम छोटे छोटे स्लम बस्ती में जो झुग्गी बस्ती क्षेत्र है वहां पर भी छोटी छोटे लोगों की मीटिंग ले रहे हैं। मठ मंदिरों के माध्यम से भी हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से माता पिताओं से भी कहूंगा कि वो प्रयास करें कि अपने घरों में मुस्लिमों का प्रवेश बिल्कुल बंद करें, और उनके अगर किसी भी प्रकार का लेन देन भी करना है तो संयमित होकर करें। और ये ध्यान रहे कि हम किस तरीके का लेन देन कर रहे हैं, कहीं हमारा मोबाइल नंबर उनके पास तो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत सारी जिहाद में बहुत सारी घटनाएं। बहन जी, अगर हम बात करने बैठेंगे तो मैं आपको 1 घंटे तक आंकड़े दे दूंगा किस किस के प्रकार से जिहाद किए जाते हैं। ठीक है, समय कम है चंद्रशेखर जी, समय कम है। आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं बीपीएस परिहार से। सर, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आखिर कैसे रुकेंगे ये मामले? निश्चित रूप से जैसे भी तिवारी जी ने बताया और जी ने बताया, मैंने भी पहले बताया, रुकने के लिए जागरूकता जरूरी है। अभिभावकों को भी जागरूक होना चाहिए और हमारी बच्चियां जो है उनको भी समझ के कि किससे हम बात कर रहे हैं। आजकल जो व्हाट्सएप में चैटिंग हो जाती है और पता नहीं चल पाता है, इसके लिए जागरूक होना जरूरी है सभी लोगों को, और हम ही लोग, समाज को, पुलिस को, सभी लोगों को मिलकर और हम लोगों को इसको करना चाहिए कि ताकि लव जिहाद जैसे ऐसे मामले ना आए। वैसे सरकार ने बहुत ही कड़े प्रावधान भी किए हैं, अगर कोई भी इसमें आएगा तो निश्चित रूप से कठोर दंड मिलेगा। ठीक है बीपीएस, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ ही संजय डोंगर दिवेजी, चंद्रशेखर तिवारी जी और विकास से सोलंकी, इस खबर पर तमाम जानकारी और तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। लव जिहाद के इस जाल में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज।